Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बालमास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र दीपक सिंह राजपूत। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। इसके पहले हम बात कर चुके हैं साथियों थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में, हल के पुनर्वलन सिद्धांत और पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में। यह अधिगम का चौथा सिद्धांत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अधिगम के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं हम। साथियों, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो कि बीएफ स्किनर ने दिया है। यदि प्रश्न आ जाए कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है बीएफ स्किनर ने। विकल्प में साथियों स्किनर हो, चार्ल्स स्किनर हो, बीएफ स्किनर हो, तो आपको सही उत्तर क्या होना चाहिए? बीएफ स्किनर। और यदि इनके पूरे नाम की बात करें बीएफ स्किनर के, तो इनका पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। और साथियों, ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के, यूएसए के निवासी थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दो प्रयोग किए, एक तो किया चूहे पर और दूसरा किया कबूतर पर। चूहे पर किया इन्होंने 1938 में और कबूतर पर किया कब? 1943 में, ठीक है। अब हम जानते हैं साथियों इस सिद्धांत के उपनाम के बारे में। हर सिद्धांत के कुछ न कुछ अन्य नाम होते हैं, तो इस सिद्धांत के भी कुछ अन्य नाम हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। पहला उपनाम है साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? क्रिया के द्वारा उद्दीपक का जन्म होता है ना, इसलिए इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। प्रसूत मतलब क्या होता है? जन्म होना, है ना। जब अनुक्रिया करेगा चूहा और तब फिर क्या होगा? उद्दीपक मिलेगा उसको बाद में, यानी उसको प्रसूत होगा, तो क्या होगा? इसका जन्म होगा उद्दीपक का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट साथियों साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, साधनात्मक का अर्थ होता है किसी की कामना में काम करना, है ना। जब भी किसी प्राणी को किसी व्यवहार के लिए साधनात्मक तरीके से अनुबंधित कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे चूहा क्या करता है? साधना में कामना करता है, साधना से करता है कोई काम, है ना। किसी की कामना में वो अनुक्रिया करता है, उद्दीपक की कामना में वो क्रिया करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं। और अन्य नाम है इसका साथियों ये क्या? उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत। और चौथा है आरएस का सिद्धांत। आर मतलब साथियों रेस्पॉन्स, एस मतलब स्टिमुलस, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आरएस का सिद्धांत। साथियों, आर को इंग्लिश में कहते हैं हम रेस्पॉन्स को, अनुक्रिया। एस को कहते हैं इंग्लिश में स्टिमुलस, जिसको कहते हैं उद्दीपक। तो हिंदी में इसका नाम हो जाएगा क्या? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। आपने इसके पहले पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, जिसको हम क्या कहते थे? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी एस आर का सिद्धांत। एस आर का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। और आर एस का सिद्धांत है बीएफ स्किनर का। थॉर्नडाइक के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत में साथियों इतना अंतर है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो उद्दीपक होता है वो पहले से ज्ञात होता है, और जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक था वो क्या था? मृत मछली का टुकड़ा, यानी भोजन, है ना। तो मृत मछली क्या थी साथियों? उद्दीपक थी, जो कि बिल्ली को पहले से दिखाई दे रहा था। और इस सिद्धांत में कोई उद्दीपक पहले से नहीं होता है, जब चूहा अनुक्रिया करता है तो बाद में उसको उद्दीपक प्राप्त होता है, यानी इस सिद्धांत में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। यानी यह थॉर्नडाइक के विपरीत थ्योरी है ना। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं एसआर का सिद्धांत, है ना, जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है। और स्किनर के सिद्धांत में को कहते हैं हम क्या? आरएस का सिद्धांत, जिसमें उद्दीपक बाद में प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और अन्य नाम है इसका एक और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्त का अर्थ होता है साथियों साधन या कारण। नैमित्तिक अनुबंधन इसको इसलिए कहा जाता है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इसलिए इस प्रकार के अधिगम को हम नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। और एक नाम है इसका क्या? कार्यात्मक अनुबंधन।
कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत भी इसके अन्य नाम हैं। और जो नाम इसमें नहीं लिखे हैं उसको भी आप लिख लीजिए। क्या? ऑपरेंट थ्योरी। क्या है? ऑपरेंट थ्योरी भी हम स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं। क्या? ऑपरेंट थ्योरी, इसको भी आप लिख लीजिए नाम। और एक और नाम लिखना है आपको। क्या? आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत। क्या लिखना है? आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत भी हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं। आर टाइप अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, क्या है? आर टाइप अनुबंध सिद्धांत। तो ये साथियों बीएफ स्किनर के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम थे। आगे हम बात करते हैं साथियों, जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। किसके? प्रभाव के नियम पर आधारित है। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के क्षेत्र में 8 नियम दिए हैं, है ना, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। मुख्य नियम की बात की जाए तो परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। किसका? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम एक ही बात है। तो कौन कौन हो गए? 3। पहला अभ्यास का, दूसरा तत्परता का और तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, तो वह जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम है उसके सिद्धांत पर ये आधारित है। किसका? बीएफ स्किनर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमको जो याद रखना है कि इस सिद्धांत में उद्दीपक नहीं होता, सिर्फ अनुक्रिया होती है ना। अनुक्रिया होती है, फिर बाद में उद्दीपक प्राप्त होता है, यानी पहले से उद्दीपक ज्ञात नहीं होता। जहाँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भोजन, मेद मछली का टुकड़ा सामने दिख रहा था बिल्ली को, यानी उद्दीपक पहले से था और बिल्ली उसको पाने के लिए अनुक्रिया कर रही थी, है ना। और इस सिद्धांत में क्या होता है कि चूहा अनुक्रिया करता है, उद्दीपक उसको बाद में प्राप्त होता है। साथियों, यदि हम उद्दीपक की बात करें तो वह लक्ष्य जिसे प्राणी अनुक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। हर प्राकृतिक वस्तु क्या है? उद्दीपक है। ठीक है, और उद्दीपक वो होता है स्वाभाविक उद्दीपक जो हर प्राणी पर एक समान प्रभाव डाले, वो क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, है ना। और अनुक्रिया की बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपक को पाने के लिए जो भी प्राणी क्रिया करता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे साथियों देखो बीएफ स्किनर का ये बॉक्स है जिस पे इन्होंने चूहा को बंद किया था। यदि हम इस बॉक्स की बात करें साथियों तो इसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स कहते हैं। जहाँ थॉर्नडाइक के बॉक्स को हमने क्या कहा था? उलझन बॉक्स, पजल बॉक्स। इसकी हम बॉक्स को क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स, जो कि इसके शिष्यों ने नाम दिया था। और अन्य नाम इसके मिल जाते हैं, वो क्या है? आवाज़ रोधी बॉक्स। क्या है? आवाज़ रोधी बॉक्स, यानी आवाज़ अंदर ना जाए। तो क्या था इसका नाम? अन्य आवाज़ रोधी बॉक्स। और एक और नाम इसका मिलता है क्या? क्रिया प्रसूत बॉक्स। क्या? क्रिया प्रसूत बॉक्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्किनर ने जो बॉक्स प्रयोग किया था उसके क्या क्या नाम है, तो पहला तो है स्किनर बॉक्स नाम, दूसरा आवाज़ रोधी बॉक्स, तीसरा है क्रिया प्रसूत बॉक्स। ठीक है, अब सातवें सिद्धांत में क्या करते हैं बीएफ स्किनर? क्या करते हैं? यह एक बॉक्स लेते हैं जिसमें चूहे को बंद कर देते हैं और चूहे को बंद करने के बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट छोड़ते हैं जिससे क्या करता है ये चूहा उछल कूद करता है। और यहाँ पे एक लीवर होता है, लीवर पे जैसे ही उसका पैर पड़ता है ना, जब वो इधर उधर भागता है और लीवर पर जब उसका पैर पड़ता है तो ये क्या होता है? दाना, एक दाना, अनाज का दाना इसमें आ जाते हैं, है ना, इस प्लेट में यहाँ पे आ जाते हैं और चूहा उसको खा लेता है। यानी पहले क्या कर रहा है? चूहा अनुक्रिया कर रहा है और जब सही अनुक्रिया हो जाएगी तब बाद में क्या मिलता है उसको? उद्दीपक मिलता है ना। जैसे एक चक्की देखी होगी आपने साथियों अनाज पीसने की। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो होता है, हम लोग एक खटका लगा होता है यहाँ पे, जैसे ही वो लीवर दबाता है तो लीवर दबने से वो खटका क्या होता है? नीचे हो जाता है। और जब वो हो जाती है, यहाँ पे प्लेट होती है, उससे दाना क्या होता है? खिसक के नीचे आ जाते हैं। ये तब कब होगा? ये कब होगा? जब सही अनुक्रिया होगी, यानी जब लीवर पर उसका पैर पड़ेगा तभी वो जो एक खटका होता है नीचे होगा, तभी ये दाने जो यहाँ पर रखे होंगे वो क्या होंगे? इसमें आ जाएंगे। यानी दाना क्या कर रहा है? इसको दाना इसका पुनर्वलन का काम कर रहा है, यानी जो उसकी ने अनुक्रिया की है उसको प्रोत्साहन का काम कर रही है, उसको पुनर्वलन का काम कर रही है, जिससे कि वह बार बार अनुक्रिया करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये तो इनका पहला प्रयोग था जो कि इन्होंने 1938 में किया था चूहे पर। दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने कब? 1943 में। कब किया था? 1943 में किया था। उसमें क्या होते हैं कि एक बॉक्स में कबूतर को बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे मानिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है और ये कबूतर है। ठीक है,
अब वो क्या करती है, कबूतर को यह सिखाना चाहती है कि वो चोंच मारना सीखे, दाहिनी ओर वो यहाँ पे चोंच मारना सीखे। अब क्या होता है साथियों कि यहाँ पे कोई चमक पैदा करती है, यहाँ पे रेड और ग्रीन बटन से क्या करते हैं, यहाँ पे चमक रोशनी पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी चमक होती है वहाँ पे पक्षी क्या है, चोंच मारते हैं। आपने शीशा देखा होगा, घर में शीशों पे बैठ के चिड़िया क्या करती हैं, चोंच मारती हैं। तो कबूतर भी क्या करता है, जहाँ पे रोशनी होती है चोंच मारता है। तो यहाँ पे इसके नए सिखाना चाहते थे ये निश्चित स्थान पर यहाँ पे चोंच मारना सीखे। तब क्या होता था कि कबूतर इधर उधर घूम कर जैसे ही प्रकाश होता था तो यहाँ पे चोंच मार देता था। और जैसे ही चोंच मारता था, है ना, लीवर दब जाता था और क्या हो जाता था, उसकी प्लेट में दाना आ जाता था जिसको खा लेता था। तो बार बार इसको दोहराया गया और एक दिन ऐसा आता है कि कबूतर निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाता है। ठीक है। और जो उसको दाना प्राप्त होता था, जब वो सही जगह पे चोंच मारता था तो उसको पुनर्बलन का काम करते थे, प्रोत्साहन का काम करते थे। ठीक है। तो यह सिद्धांत दूसरा था जो कि 1943 में किया। ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं सर, तो कबूतर पेट का कहते हैं। इसको कहते हैं स्किनर बॉक्स या आवाज रोधी बॉक्स या स्किनर बॉक्स या क्रिया प्रसूत बॉक्स, और वहीं उसको हम कहते हैं कबूतर पेटिका। ठीक है। आवाज रोधी बॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब इसमें खटकी आवाज़ होती थी तो लाइट जलती थी, है ना, और आवाज़ होती थी, यानी बाहर की आवाज़ ना आए, क्योंकि चूहा डिस्टर्ब होगा उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए इसको आवाज रोधी बॉक्स प्रयोग किया गया था ताकि अंदर आवाज़ ना जाए। ठीक है। अब आगे साथियों क्या है, जो पुनर्बलन है साथियों, इसकी बात स्किनर कहते हुए कहते हैं कि पुनर्बलन व्यक्ति को या किसी प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर उसको तुरंत मिलना चाहिए, यानी पुनर्बलन है वो तत्काल दिया जाए। और इन्होंने ये पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं, पहला एक तो नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो उसमें जो पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, ये सब किस में आती हैं, सकारात्मक पुनर्बलन में। और सकारात्मक पुनर्बलन मिलने से प्राणी उस क्रिया को दोहराता है। ठीक है। और नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो इसमें दंड, भय, शौक लगाना, यानी जैसे जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो झटका लगाना, है ना, शौक लगाना, मना करना, डांटना, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। आपको यह याद रखना है साथियों कि बीएफ स्किनर एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं जो कि नकारात्मक पुनर्बलन देने की बात करते हैं। ठीक है। कौन, बीएफ स्किनर। और नकारात्मक पुनर्बलन क्यों दिया जाता है, ताकि कोई भी प्राणी उस क्रिया को ना करे, किसी भी गलत क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं ताकि उस क्रिया को ना दोहराए। ठीक है। नेक्स्ट साथियों अब क्या, सिद्धांत की मुख्य बातें। सिद्धांत से साथियों अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ। कब क्या हुआ, अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ। वह जन्म हुआ साथियों कब, 1954 में। 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया। यदि हम अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो साथियों इसमें क्या होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है एवं बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से सीखते हुए स्वयं सीखता है ना, अपनी गति से ही वह अधिगम करते हुए स्वयं सीखता है। यह क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन है। तो इस सिद्धांत से अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ। क्वेश्चन आ जाए कि अधिगम के किस सिद्धांत से अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ, तो वो हुआ बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। साथियों पुनर्बलन देने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे, है ना। आपको यह याद रखना है कि जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है इसमें पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, लेकिन जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, किसका पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो क्लार्क हल ने दिया है। किसने दिया है, क्लार्क हल ने। यदि पुनर्बलन की बात की जाए कि अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है, तो दिया है वो किसने, बीएफ स्किनर ने। और प्रश्न आ जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो दिया वो क्लार्क लियोनार्ड हल ने ना, यानी संक्षिप्त में क्या कहते हैं इसको, CL हल, और जिनका पूरा नाम क्या था, क्लार्क लियोनार्ड हल। ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया क्लार्क हल ने और पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया अपने सिद्धांत में बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट है कि प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। यह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सही अनुक्रिया करता है तो उसको पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आज सही काम किया उसकी प्रशंसा आप 5 दिन बाद कर रहे, 10 दिन बाद कर रहे, है ना। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति पर उस पुनर्बलन का असर नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है ना। तो अधिक प्रभावशाली हो इसलिए आवश्यक है कि हम अनुक्रिया करने के तुरंत बाद ही हम पुनर्बलन उसको दें। ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने पर प्राणी क्रिया को दोहराता है और नकारात्मक पुनर्बलन देने से क्रिया में कमी आती है। ठीक है।
और सकारात्मक पुनर्वलन में क्या क्या आते हैं? प्रशंसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, है ना, पुरस्कार, ये सब किस में आते हैं? सकारात्मक पुनर्वलन में। नकारात्मक में दंड, फटकार, डांट, शौक, है ना, ये सब किस में आते हैं? नकारात्मक पुनर्वलन में। अब साथियों आपको जो याद रखना है कि स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय दो प्रकार के व्यवहार करता है ना। किसने बताया? BF स्किनर ने। जो दो प्रकार के व्यवहार हैं वो कौन से हैं? जो अनुक्रिया करता है दो प्रकार की, वो है प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया में क्या होता है साथियों? प्राणी के सामने उद्दीपक होता है और वह उस उद्दीपक से प्रभावित होकर किसी प्रकार का व्यवहार करता है ना। उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशित अनुक्रिया, जिसको हम SR सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी अनुक्रिया उत्सर्जित अनुक्रिया, जिसमें क्या होता है? जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता परंतु अनुक्रिया करने के बाद उद्दीपक प्रकट हो जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या? उत्सर्जित अनुक्रिया, जिसको हम RS थ्योरी भी कहते हैं, जो सिद्धांत किसने दिया है? BF स्किनर ने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। यानी प्रकाशित अनुक्रिया में उद्दीपक होता है और उद्दीपक को पाने के लिए हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, वैसे ही अनुक्रियात्मक व्यवहार करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रकाशित अनुक्रिया, जिसको हम SR थ्योरी कहते हैं ना, जिसके आधार पर उसका सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, है ना। तो दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती और जब हम व्यवहार करते हैं, सही अनुक्रिया करते हैं, तब क्या होता है? उद्दीपक प्रकट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जित अनुक्रिया करते हैं, उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं, जिसको हम क्रिया प्रसूत कहते हैं या RS थ्योरी भी कहते हैं, है ना। दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, ऐसी क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया या क्रिया कहलाती है। स्किनर का मत है कि यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलित यानी बल प्रदान करना, प्रोत्साहन देना कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती हैं और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। जैसे साथियों कोई व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, आप उसकी प्रशंसा करते हो कि शाबाश बहुत अच्छे, तो उस काम को वो बार बार करना चाहेगा क्योंकि उसको प्रशंसा मिली है, पुरस्कार मिला हुआ है ना, पुण्यबलन मिला हुआ है। यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको आप डांट दोगे, फटकार दोगे, दंड दे दोगे, तो उसको वो नहीं करेगा और वो उसके व्यवहार में स्थायी हो जाएगा कि इस तरीके के काम नहीं करना है क्योंकि इससे हमें दंड मिलता है, ये गलत काम है ना। नोट साथियों आपको जो याद रखना है, स्किनर का मत क्या है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में हम अनुक्रिया कर सकते हैं। आपको इसको याद ना रख के सिर्फ इस बात को याद रखना है कि स्किनर यह कहते हैं कि व्यवहार करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। हम पहले अनुक्रिया कर सकते हैं, अनुक्रिया करेंगे, बाद में उद्दीपक प्रकट हो जाएगा। जहाँ थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक है और स्किनर क्या कहते हैं? हमें अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। आप इसको यदि व्यवहारिक भाषा में समझे साथियों, तो जैसे एक विद्यार्थी है, यदि वह TET की तैयारी पहले से करता है, यानी TET की कोई डेट नहीं आई है कि TET कब होना है, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म डलने हैं, है ना, तो तब वो पढ़ाई करता है, तब वो क्या हो जाएगा? स्किनर के सिद्धांत पे, क्योंकि TET क्या है साथियों? उद्दीपक है ना, जिसको वो पास करना चाहता है, जो उसका लक्ष्य है, और उसका पढ़ाई करना क्या है? अनुक्रिया, है ना, पढ़ाई करना क्या है? अनुक्रिया। यदि वो जब TET की कोई डेट निश्चित नहीं है, यानी उद्दीपक का पता नहीं है, तब भी वो पढ़ाई करता है यानी अनुक्रिया करता है, तो वो क्या है? RS का सिद्धांत यानी स्किनर का सिद्धांत। और जब उद्दीपक पता हो, TET पता हो, किसी डेट को TET होना है, तब वो पढ़ाई करता है, तब वो क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है और उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। तो साथियों अगर देखा जाए तो जो श्रेष्ठ सिद्धांत है वो किसका है? स्किनर का सिद्धांत है, क्योंकि इसको पता होता है ना कि जब हम अनुक्रिया कर रहे हैं तो एक ना एक दिन तो हमें क्या मिलेगा? उद्दीपक तो मिलना ही है ना। तो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो स्किनर के सिद्धांत पे चलते हैं, है ना। यानी जरूरी नहीं है कि जब टेट आ जाए, जब परीक्षा सामने आ जाए तभी पढ़ें, है ना। अब जब पता है कि आपको, जब हम पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो पेपर होंगे ही, है ना। तो हमेशा आपको किस पे चलना है? RS थ्योरी पे यानी BF स्किनर के सिद्धांत पे, चाहे उद्दीपक सामने हो या ना हो, है ना, आपको अनुक्रिया करते रहना है, क्योंकि आपको निश्चित ही एक ना एक दिन उद्दीपक मिलेगा।
तो साथियों इन्होंने क्या किया, जहाँ थॉर्नडाइक कहते थे कि अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक सामने होना चाहिए तभी अनुक्रिया होगी, यानी एसआर का सिद्धांत, वहीं बीएफ स्किनर क्या कहते हैं कि अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक का सामने होना आवश्यक नहीं है, उद्दीपक हमें बाद में भी मिल जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि बीएफ स्किनर ने पहले से पिछले सिद्धांत एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया, है ना। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया है कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर को आरएस में बदल दिया। ठीक है, तो एसआर सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का, और आरएस है किसका, बीएफ स्किनर का। ठीक है, अब इसके साथ ही शैक्षिक महत्व की बात करें कि इसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, तो अवांछित व्यवहारों यानी जो गलत व्यवहारों को हम नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा रोक सकते हैं। अध्यापक छात्रों के व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्वलित कर दें तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। यदि कोई व्यक्ति सही क्रिया करता है, होमवर्क करके लाता है ना, और जो टीचर ने कहा उस बात को मानता है, तो क्या करता है, उसको प्रशंसा करके, उसको प्रोत्साहन दे के, पुरस्कार दे के उस बात को वह पुनर्वलित करता है, और जिससे कि क्या होता है, उस विद्यार्थी के व्यवहार में आ जाता है और बार बार उसी तरह का व्यवहार करता है। ठीक है, विद्यार्थी को तत्काल पुनर्वलन देना चाहिए, यानी साथियों जैसे कोई बच्चे ने टेस्ट लिया, आपने टेस्ट दिया है ना, और टेस्ट देने के बाद आपने क्या कहा था कि जो भी टेस्ट में टॉप करेगा उसको हम इनाम देंगे, है ना। तो कोई विद्यार्थी टॉप करता है और यदि आप उसको इनाम कई दिन बाद देंगे, यानी 10-12 दिन बाद, तो क्या हो जाएगा, बच्चे उससे निराश हो जाएंगे। तो आवश्यक है कि जैसे टेस्ट के परिणाम घोषित हों तो आपको तत्काल तुरंत बाद उसको इनाम देना चाहिए, जिससे कि वह क्या होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा, है ना। तो विद्यार्थी को तत्काल पुनर्वलन देना चाहिए और शिक्षार्थी का परिणाम अति शीघ्र घोषित करना चाहिए, है ना। तो विद्यार्थियों का परिणाम जल्दी घोषित होने किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है बीएफ स्किनर के सिद्धांत पे। और बात आपको इसमें याद रखनी है कि यह निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर व टंकड़ की शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। किसकी, कंप्यूटर और टंकड़ की शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है, वो है बीएफ स्किनर के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो साथियों आज हमने बात की बीएफ स्किनर के सिद्धांत, जिसका नाम था क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखो अधिगम की, यानी जो थॉर्नडाइक का, पावलोव का, हल्का, तो उनको आप अवश्य देखें। यदि आपको यह नोट्स प्राप्त करना है तो साथियों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 87 56 27 72 92 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, उसमें अपना नाम और पता ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप मैसेज करें कि हमें नोट्स चाहिए, तो आपको प्रोसेस बता दी जाएगी कि नोट पाने की प्रोसेस क्या है। नोट्स आपको पोस्ट माध्यम से भेजे जाएंगे, है ना, डाक खाने के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसका पेमेंट कितना है वो आपको वहीं बता दिया जाएगा। ठीक है, तो साथियों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।